साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइटेड के माध्यम से समझेंगे। तत्पश्चात टॉप 30 एमसीक्यू भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाल विकास की अवधारणा देखेंगे। बाल विकास से भी पहले हम विकास की अवधारणा देखेंगे, जो कि विकास के पश्चात ही बाल विकास को समझते हैं। तत्पश्चात वृद्धि एवं विकास की अवधारणा को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके अंतर को बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसे जानने से पहले विकास की अवधारणा। विकास एक व्यापक अवधारणा है जो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत होने वाले शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। याद रखिएगा, सबसे पहले तो विकास एक व्यापक अवधारणा है जो कहाँ से कहाँ तक चलती है, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। याद रखिएगा, कभी कभी कोई बुक में आपको जन्म से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, तो याद रखिएगा जन्म से नहीं, यह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की परिभाषा। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बच्चे में होने वाले शारीरिक, मानसिक, भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया को बाल विकास कहते हैं। जैसा कि विकास में गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है बाल विकास को, जबकि बाल विकास की बात होगी तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाल विकास किशोरावस्था तक का ही विकास को बाल विकास कहा जाता है, क्योंकि हम बालक के विकास की इसमें जो है अध्ययन करते हैं। तो जो कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक ही चलता है उसे हम बाल विकास कहेंगे, जिसमें जो है शारीरिक, मानसिक, भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया होती है। नोट के माध्यम से समझिए, बाल विकास का अध्ययन शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। अगर हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का ही अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा। और उसमें जो है आजकल क्वेश्चन जो है गर्भावस्था से भी बनने लगा है, जो कि हम आने वाले वीडियो में जब हम विकास की अवस्थाएं देखेंगे उसमें समझेंगे। तो यहाँ तक जानिए कि बाल विकास का अध्ययन जो है शैशवावस्था से किशोरावस्था की, जो कि बालक जो है प्रकृति में आती है जन्म के बाद, तो शैशवावस्था में जो वह सीखना प्रारंभ करती है उसका अध्ययन जो है बाल विकास में किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक सतत, क्रमिक और प्रगतिशील प्रक्रिया है। याद रखिएगा, बाल विकास या विकास जो है सतत, क्रमिक और प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें बच्चा धीरे धीरे परिपक्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वृद्धि एवं विकास को समझेंगे। वृद्धि एवं विकास में सबसे पहले हम वृद्धि देखने जा रहे हैं। वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा एक ही नाम है, ग्रोथ। कहीं कहीं आपको समवृद्धि भी देखने को मिलेगा, तो समवृद्धि भी वही शब्द है जो वृद्धि या अभिवृद्धि है। आइए इसको समझते हैं। वृद्धि का अर्थ है शरीर के आकार, लंबाई, वजन तथा अंगों के परिमाण में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। याद रखिएगा, वृद्धि का अर्थ है शरीर के आकार, लंबाई, वजन, अंगों के परिमाण में होने वाला एक मात्रात्मक क्वांटिटेटिव परिवर्तन है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। इसे नापा और देखा जा सकता है। जैसे कोई बच्चे की लंबाई जो है 120 सेंटीमीटर हो गई है, अर्थात इसे मापा जा सकता है और देखा भी जा सकता है। वजन, जो कि उसका वजन 25 केजी हो गया है, इस प्रकार जो है यह मात्रात्मक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि सामान्यतः गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होती है और फिर एक स्तर पर रुक जाती है। याद रखिएगा, यह एक व्यापक अवधारणा नहीं है, जैसा कि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है, जबकि वृद्धि जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक ही चलती है। इसलिए बाल विकास में जो है किशोरावस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम वृद्धि की परिभाषाएं देखेंगे। फ्रैंक के अनुसार वृद्धि से अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। याद रखिएगा, कोशिका शब्द जब आया वृद्धि की परिभाषा में तो फ्रैंक के अनुसार दिया गया परिभाषा है। याद रखिएगा, कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि को जो है
वृद्धि कहते हैं। वृद्धि से अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। ये फ्रैंक के अनुसार दिया गया परिभाषा है वृद्धि का। मुनरो का देखते हैं। मुनरो के अनुसार वृद्धि से तात्पर्य शरीर आकार और भार में पाई जाने वाली वृद्धि है, अर्थात बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार की वृद्धि से होता है। यह है मुनरो के द्वारा दिया गया वृद्धि की परिभाषा। सोरेनसन के अनुसार देखा जाए तो सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो यह भी कुछ इसी प्रकार का है, याद रखिएगा। अभिवृद्धि से स्टार्ट हुआ है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है। सोरेनसन ने ही अभिवृद्धि का प्रयोग किया है, तो इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। आइए अभिवृद्धि की विशेषताएं देखते हैं। अभिवृद्धि एक धारणा है, संकीर्ण, याद रखिएगा। जैसा कि विकास जो है एक व्यापक अवधारणा है, इसी प्रकार अभिवृद्धि या वृद्धि एक संकीर्ण, छोटी, नैरो बोल सकते हैं, नैरो धारणा है इंग्लिश में। अभिवृद्धि कहलाती है कोशिकीय वृद्धि, जैसे कि शारीरिक वृद्धि से, शारीरिक जो है बढ़ने, लंबाई बढ़ने, मोटाई बढ़ने, वजन, इस प्रकार से यह जो है रिलेटेड है कोशिकीय वृद्धि से। अभिवृद्धि का संबंध है शारीरिक परिवर्तन से, याद रखिएगा। अभिवृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अभिवृद्धि में परिवर्तन जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं, अभिवृद्धि में परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, क्वांटिटेटिव, और वही अभिवृद्धि में परिवर्तन जो है रचनात्मक भी होते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो रचनात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन जो है स्ट्रक्चरल होता है, जो कि समझ में आता है देखने पर कि उसका लंबाई में इतना वृद्धि हुआ है, चौड़ाई में इतना, अर्थात मोटाई में। तो इस प्रकार जो है रचनात्मक भी होती है। अभिवृद्धि का क्रम मानव को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, और वही अभिवृद्धि की सीमा जब पूछा जाएगा तो अभिवृद्धि की सीमा है एक निश्चित आयु तक ही होती है, जैसा कि किशोरावस्था तक ही जो है वृद्धि हो जाती है शरीर की, और उसके बाद जो है वयस्कता तरफ जाती है तो वृद्धि की जो है वो स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए इसकी एक सीमा है, लिमिटेशन है कि वह एक निश्चित आयु तक ही होती है। अब वृद्धि का आकलन जो है ऊंचाई, वजन, अंगों की लंबाई जैसे मापदंडों से किया जाता है। आइए अब हम विकास का अर्थ देखेंगे। विकास का अर्थ होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार, भावनाओं, बुद्धि, सामाजिकता, भाषा और कौशल में होने वाला परिवर्तन। इस परिवर्तन शब्द को याद रखिएगा। विकास का जो है मेन शब्द है परिवर्तन, और कैसा परिवर्तन? व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिवर्तन, व्यवहार का परिवर्तन, भावनाओं का परिवर्तन, बुद्धि, सामाजिकता, भाषा और कौशल में होने वाला परिवर्तन। और यह परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। जैसा कि हम ऊपर अभी वृद्धि में देखे हैं केवल मात्रात्मक परिवर्तन होती है, जबकि विकास में जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। आइए समझते हैं कि विकास के मात्रात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। जैसा कि वृद्धि के मात्रात्मक परिवर्तन तो हमें दिखाई देते हैं कि उसके लंबाई में इतना वृद्धि हुआ है, इतना सेंटीमीटर, और उसके वजन में इतना केजी की बढ़ोतरी हुई है, ये सब उसके मात्रात्मक परिवर्तन में दिखाई देते हैं वृद्धि के। लेकिन विकास के मात्रात्मक परिवर्तन किसको कहेंगे? जब किसी व्यक्ति की क्षमताएं, कौशल या प्रदर्शन संख्या, माप या आंकड़े द्वारा मापे जा सकते हैं तो वह मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि आइए समझते हैं, एक बच्चे की शब्दावली, वोकाबुलरी 200 शब्दों से बढ़कर 1000 शब्द हो जाना, तो ये भी एक मात्रात्मक परिवर्तन ही हुआ, लेकिन यह जो है विकास से संबंधित है। छात्र का IQ स्तर 90 से बढ़कर 110 हो जाना, यह भी इसे मापा जा सकता है, तो यह एक मात्रात्मक परिवर्तन हुआ जो कि विकास के मात्रात्मक परिवर्तन को दिखाता है। बच्चा पहले 2 तक गिनती करता था, अब 100 तक गिनती करने में वह सक्षम हो गया है। यह सब संख्यात्मक है, नापने योग्य है, इसलिए विकास की यह मात्रात्मक परिवर्तन है। ज़्यादातर आपको बुक में यह मिलता नहीं है साथियों उदाहरण, हम सिर्फ ये पढ़ते आए हैं कि विकास जो है मात्रात्मक और जो है मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन है, लेकिन मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण नहीं देखने को मिलता है। आप इसे विशेष रूप से जब परीक्षा में पूछा जाता है कि एक बच्चे की जो है शब्दावली 200 से बढ़कर 1000 हो जाती है, तो यह किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है, जब आप देखेंगे
तो यह समझ में आ जाएगा कि यह जो है विकास की ही प्रक्रिया है, विकास की मात्रात्मक प्रक्रिया है। अब देखते हैं विकास के गुणात्मक परिवर्तन। विकास के गुणात्मक परिवर्तन में जब किसी व्यक्ति की सोच, व्यवहार, भावनाएं या समझ में गुणस्तरीय परिवर्तन आते हैं तो यह गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि जिसे मापा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए बच्चा केवल बिल्ली शब्द बोलने से आगे बढ़कर यह समझने लगे हैं कि बिल्ली एक पालतू पशु है और चूहा को पकड़ती है। तो यह बच्चों की समझ में बढ़ोतरी होती जाती है। तो यह समझ पर आधारित है जिसे मापना संभव नहीं है, इसलिए इसे गुणात्मक परिवर्तन कहा गया। आइए और भी उदाहरण देखते हैं गुणात्मक परिवर्तन का। पहले बच्चा स्वार्थी व्यवहार करता था, अब दूसरों के साथ सहयोग और सहानुभूति दिखाने लगा है। तो ये सहयोग और जो सहानुभूति शब्द आया है यह भी गुणात्मक परिवर्तन का जो है साइन है। बच्चा केवल रट कर पढ़ता था, अब तर्क और विवेचनात्मक सोच, लॉजिकल थिंकिंग का प्रयोग करने लगा है। तो यह भी जो है लॉजिकल थिंकिंग की जो बात करें तो यह जो है देखा जाए तो गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। आइए परिभाषा देखते हैं जो कि पूछा जाता है। स्किनर के द्वारा विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रक्रिया है। यह 2012 के सीजी टेट में पूछा भी गया है कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, यह किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया कथन है? तो याद रखिएगा स्किनर के द्वारा। यह 2012 में पूछा गया प्रश्न है। हर्लाग के द्वारा विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक होने वाला क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन है। तो यह हर्लाग के द्वारा, श्रीमती हर्लाग के द्वारा दिया गया परिभाषा है, इसे भी याद रखिएगा। और हर्लाग का एक और परिभाषा है जो पूछा जाता है, हर्लाग के अनुसार ही है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नवीन विशेषताएं और नवीन से याद रखिएगा प्रकट होती है, ये हर्लाग के द्वारा दिया गया परिभाषा है। और आगे है हर्लाग के द्वारा विकास एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह शब्द आया तो भी याद रखिएगा हर्लाग के द्वारा दिया गया ही परिभाषा है। तो 3 परिभाषा हमने देखे। हर्लाग ने यह विचार विकास की निरंतरता के सिद्धांत के तहत दिया था। वही सेल के अनुसार जो है हर्लाग के जो ऊपर परिभाषा देखें उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग है। विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसमें बच्चे नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है, थोड़ा अलग है। वहाँ नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं हैं, यहाँ जो है नवीन विशेषताएं एवं क्षमताओं का विकास होता है, ये बताया गया है। ईरा जी गार्डन के द्वारा दिया गया परिभाषा, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर पूर्ण परिपक्वता तक चलती है। फ्रोबेल के द्वारा दिया गया कथन, शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना है। तो यह भी पूछा गया है साथियों, यह सीजी टेट 2017 में पूछा गया है, यहाँ दर्शाना हम भूल गए हैं। यह जो है शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों और शक्तियों, ये 3 शब्द से आप याद रखिएगा कि यह फ्रोबेल के द्वारा दिया गया कथन है, अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना। वही मुनरो के द्वारा दिया गया कथन है, भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक। तो ये शब्द को याद रखिएगा, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, या भ्रूण के जगह में यदि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है आएगा तो जो है मुनरो के द्वारा दिया गया परिभाषा है। आइए अब हम हर्लाग के द्वारा जो विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन को 4 वर्गों में बांटा गया है उसे समझते हैं। पहला है नए चिन्हों का विकास। नए चिन्हों के विकास में है 4 भागों में बांटा गया है साथियों विकास क्रम को हर्लाग के द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि विकास को जो है हर्लाग के द्वारा विकास के जो परिवर्तन हैं उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में। कौन कौन सा है? तो पहला है नए चिन्हों का विकास। दूध के दांत टूटकर स्थायी दांत आना, यह नए चिन्हों का विकास है। किशोरावस्था में लड़कियों में मासिक धर्म और लड़कों में दाढ़ी मूछ आना, यह नए चिन्हों का विकास है। आइए पुराने चिन्हों का लोप हो जाना। 5-6 वर्ष में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं, जो कि 11-12 वर्ष तक वह पूरा जो दूध के दांत होते हैं 20 याद रखिएगा। पूछा जाता है कि जो है बच्चों में कितने दूध के दांत आते हैं? तो 20 दूध के दांत आते हैं। तो ये जो है 10 से 12 वर्ष के बीच जो है यह गिर जाते हैं और स्टार्ट होता है 5 से 6 वर्ष में दूध के दांत गिरना। थाइमस ग्रंथि सिकुड़ जाना, धीरे धीरे विलुप्त हो जाना, यह पुराने
चिन्हों का लोप है। इसमें पूछा जा सकता है थाइमस ग्रंथि, विशेष रूप से याद रखिएगा। शिशु की मुलायम त्वचा व कोमल हड्डियों में परिवर्तन, जो है मुलायम त्वचा व कोमल हड्डियों में परिवर्तन होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुरुआती दौर में बच्चों में 270 हड्डी होते हैं, जो कि वयस्कता तक आते आते वह जो है 206 हो जाता है। तो यह देखा जा सकता है कि पुराने चिन्हों का लोप होते जाता है। आकार में परिवर्तन की बात करें तो अंगों हृदय, मस्तिष्क, लीवर का आकार बढ़ना, शारीरिक परिवर्तन, तर्क, चिंतन, स्मरण का विकास, यह मानसिक परिवर्तन। तो ये इस प्रकार के आकार में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं और मानसिक परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। चौथा है अंगों के अनुपात में परिवर्तन, जैसा कि जन्म पर सिर बड़ा होता है, हाथ पांव छोटे होते हैं, लेकिन वह जो है बचपन में सिर का अनुपात घटता जाता है। जैसे जैसे वह जन्म के बाद धीरे धीरे शैशवावस्था से बाल्यावस्था की ओर बढ़ते जाता है तो सिर का अनुपात घटता है, हाथ पांव लंबे होते जाते हैं। किशोरावस्था में तेजी से लंबाई व मांसपेशियों का विकास होता है। वयस्कता में शरीर का संतुलन अनुपात स्थापित हो जाता है, अर्थात यह जो है अंगों के अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। ये देख सकते हैं, यह हर्लाक के द्वारा दिया गया 4 परिवर्तन है। ये नए, एक बार और देख सकते हैं, हर्लाक के द्वारा जो विकास के परिवर्तन के जो 4 भागों में बांटा गया है, वो पहला है नए चिन्हों का विकास, दूसरा है पुराने चिन्हों का लोप, तीसरा है आकार में परिवर्तन, चौथा है अंगों के अनुपात में परिवर्तन। चलिए अब हम विकास की विशेषताएं देखते हैं। जैसे कि ऊपर वृद्धि की विशेषताएं देखे हैं और इनसे क्वेश्चन बनते ही रहता है। देखिएगा, विकास की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे फर्स्ट में है विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। पूछा जाता है कि विकास में ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। याद रखिएगा, विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। जैसे जैसा विकास होते जाता है वृद्धि भी होते जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि वृद्धि में विकास शामिल है, तो ये उल्टा है। जबकि अगर सही वाक्य होगा तो विकास में वृद्धि शामिल है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड है विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, यह हर व्यक्ति में घटित होती ही है। तीसरा है विकास गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलता है, यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये इंग्लिश वर्ड्स भी याद रखिएगा साथियों। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, ये भी याद रखिएगा, जनरल टू स्पेसिफिक। याद रखिएगा, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। वही नेक्स्ट है विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। विकास बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। याद रखिएगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, यह जो है इस प्रकार से विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास क्रमिक एवं निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस है। याद रखिएगा, क्रमानुसार होते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है विकास के परिवर्तन देखे व अनुभव दोनों किए जा सकते हैं, ऑब्जर्वेबल एंड एक्सपेरिमेंशियल। याद रखिएगा, ऑब्जर्वेबल भी होते हैं, एक्सपेरिमेंशियल भी होते हैं। याद रखिएगा, जिसे हम देख भी सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विकास के परिवर्तन सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। याद रखिएगा साथियों, यह जो है प्रोग्रेसिव एज वेल एज रिग्रेसिव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विकास जो है सकारात्मक प्रक्रिया जो हम नए चीज़ें, बच्चा एक जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ ही वो सीखना प्रारंभ कर देते हैं, धीरे धीरे वो सीखते सीखते जो है वयस्कता की ओर जाते हैं। फिर एक वृद्धावस्था आता है, वृद्धावस्था में नकारात्मक विकास होने लगते हैं। जैसे कि जो है दांत जो होते हैं, बहुत से वृद्धों का दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। तत्पश्चात उनका जो है आँख कमज़ोर, कान का सुनाई मतलब नहीं देना, धीरे धीरे आँख जो है कमज़ोर पड़ना या बालों का पकना, ये सब जो है नकारात्मक विकास कहा जा सकता है, नकारात्मक पहलू हैं। नेक्स्ट है विकास केवल शारीरिक तक सीमित नहीं है बल्कि मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पहलुओं को भी शामिल करता है, हॉलिस्टिक इन नेचर। विकास की गति व्यक्ति व्यक्ति में अलग होती है, अर्थात सभी व्यक्तियों में विकास की प्रक्रिया जो है अलग अलग होती है। अर्थात कोई जो है व्यक्ति थोड़ा शीघ्र विकास करते हैं, उनका जो है विकास डेवलपमेंट होने का प्रक्रिया जो है जल्दी जल्दी होती है, और कुछ बच्चों में जो है वह धीमी प्रक्रिया हो सकती है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट है विकास का हर चरण पिछले चरण पर आधारित होता है। कम्युलेटिव प्रोसेस याद रखिएगा, अर्थात जैसा कि विकास की प्रक्रिया अपने आगे वाले से पीछे वाले रिलेटेड होते हैं। मतलब जो है जैसे कि कोई बच्चा जो है तार्किक चिंतन करने लग जाते हैं, वह निश्चित रूप से तार्किक चिंतन करने से पहले वह जो है जैसे कि बोला जा सकता है कि बच्चा जो है एक प्रकार का अमूर्त विचार जो है मूर्त विचार करने के बाद ही आता है। इस प्रकार इसे समझ सकते हैं कि बच्चा पहले जैसे वो अमूर्त विचार करना शुरू कर दिया है, तो वह जो है निश्चित रूप से मूर्त विचार से ही आगे बढ़ा है। इसलिए यहाँ पास बताया गया है कि विकास का हर चरण पिछले चरण पर आधारित होता है। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि एच.वी. मेरेडिथ के अनुसार वृद्धि और विकास के प्रमाण, जो कि 5 प्रमाण जो है वृद्धि और विकास के बताए हैं मेरेडिथ के अनुसार। तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा जो है 5 प्रमाण है। तो वृद्धि व विकास के 5 प्रमाण, पहला आकार, दूसरा संख्या, तीसरा प्रकार, चौथा स्थिति और पांचवा है सापेक्ष आकार। जिसमें आकार के बारे में विवरण है शरीर के कुल आकार में समय के साथ परिवर्तन होते रहता है। संख्या जैसे कि 2 कोशिकाओं से अनेक कोशिकाओं का निर्माण, जैसा कि मनुष्य का शरीर जो है 2 कोशिकाओं से शुरू होता है और बहुत सारा कोशिकाओं से मिलकर एक जो है शरीर का निर्माण होता है। वही प्रकार देखा जाए हड्डियों एवं शरीर की संरचना में बदलाव। स्थिति देखा जाए हृदय, आंतों व अन्य अंगों की स्थिति, कोण का बदलना। और पांचवा है सापेक्षाकार, तो सिर का अनुपात टांगों की तुलना में छोटा होना। जैसे कि जन्म लेते ही बच्चा का जो सिर होता है वो बाकी शरीर की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन वह धीरे धीरे जो है सिर का अनुपात टांगों की तुलना में छोटा हो जाता है। इस प्रकार जो है यह 5 जो है प्रमाण बताए गए हैं, जो वृद्धि एवं विकास में जो परिवर्तन है उसके 5 प्रमाण मेरेडिथ के अनुसार। आइए अब हम देखने वाले हैं, ये देख सकते हैं वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए, आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति तथा सापेक्षिक आकार। अब हम देखने वाले हैं वृद्धि और विकास में अंतर। महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर देखेंगे साथियों। जैसा कि वृद्धि और विकास में अंतर, ये देख सकते हैं वृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तन होती है और विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। यह प्रत्यक्ष परिवर्तन अर्थात स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि किसी बालक का जो है लंबाई बढ़ा है तो हम बता सकते हैं कितना सेंटीमीटर बढ़ा है, उसका वजन कितना केजी बढ़ा है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यह जो है थोड़ा अप्रत्यक्ष होता है, कुछ को बता सकते हैं कुछ को नहीं बता सकते, जैसा कि हम ऊपर उदाहरण द्वारा समझे भी हैं। यह केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक ये सभी परिवर्तन को दर्शाता है। यह केवल रचनात्मक होती है और यह जो है रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों होती है। यह संकीर्ण है, याद रखिएगा, यह संकीर्ण है, नैरो है। वृद्धि एक छोटा क्षेत्र है, वृद्धि का एक छोटा क्षेत्र होता है जो किशोरावस्था तक ही सीमित होती है, स्थिर हो जाती है उसके बाद। और जबकि यह व्यापक होती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखिएगा, यह सीमित होती है, यह आजीवन होती है। ये दोनों जो है संकीर्ण और सीमित जो है लगभग दोनों जो है एक ही कॉन्सेप्ट है। संकीर्ण, व्यापक, सीमित जो है, और ये सीमित होती है वृद्धि और ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मापन संभव है, जबकि विकास को कुछ हद तक मापन संभव है। जैसा कि बच्चों के बुद्धिलब्धि को मापना यह कुछ हद तक संभव है, अर्थात इसमें जो है मापन कठिन है कहा जा सकता है। ये पॉइंट डालना भूल गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं मापन कठिन। आगे है केवल धनात्मक होती है, यह ऋणात्मक और ऋणात्मक दोनों परिवर्तन को दर्शाते हैं। यह महत्वपूर्ण देख सकते हैं, आपका महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं के आधार पर इसका अंतर, जो कि निश्चित रूप से हर पेपर में देखने को मिलता है इससे प्रश्न। चलिए अब हम जो है टॉप 30 MCQ तैयार किए हैं इस कॉन्सेप्ट से, उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृद्धि एवं विकास से टॉप 30 MCQ। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, जो कि 2012 में CG टेट में ही पूछा गया है प्राइमरी के लिए। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है स्किनर के द्वारा जो है दिया गया यह परिभाषा है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास किस आयु तक की प्रक्रिया को कहते हैं? तो बाल विकास जो है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? वृद्धि मुख्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा परिवर्तन मात्रात्मक होता है? बच्चे की ऊंचाई, बच्चे का व्यवहार, सहानुभूति का विकास, तार्किक सोच। तो मात्रात्मक परिवर्तन जो है बच्चे की ऊंचाई को बताता है। नेक्स्ट है, कौन सा परिवर्तन गुणात्मक है? तो निश्चित रूप से यहाँ पास जो है गुणात्मक है वो है सहानुभूति का विकास। हालांकि आईक्यू स्तर का बढ़ना जो है विकास से ही संबंधित है, विकास के मात्रात्मक पक्ष है, जबकि यह जो है आईक्यू स्तर का बढ़ना विकास का मात्रात्मक पक्ष है, जबकि सहानुभूति का विकास जो है विकास का गुणात्मक पक्ष है। तो ये इसको भी समझिएगा, गुणात्मक पूछा गया है तो आप ऑप्शन डी को लगाइए। नेक्स्ट प्रश्न है, गुट संबंधी है, ऐसा भी प्रश्न देखने को मिलता है। यह सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, बच्चों की वृद्धि और विकास के अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। बिल्कुल सही है। वृद्धि स्थिर है किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास के बिना वृद्धि नहीं हो सकती, ये गलत है साथियों, क्योंकि कभी कभी जो है विकास के बिना भी वृद्धि हो जाती है। जैसा कि मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि कोई बालक जो है उसका शरीर तो बढ़ जाता है, लेकिन उनका आईक्यू लेवल जो है वह अन्य बच्चों की तुलना में, जो सेम उम्र में होते हैं उन बच्चों की तुलना में उनके आईक्यू स्तर कम होता है, समझ स्तर कम होता है, तो उसका विकास का जो है विकास रुक गया रहता है या धीमी धीमी होती है। तो इसे कह सकते हैं कि विकास के बिना वृद्धि नहीं हो सकती, ये गलत कथन है। वृद्धि और विकास जीवन भर चलता है, ये भी गलत कथन, क्योंकि वृद्धि एक निश्चित स्तर के बाद वो रुक जाती है और विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो दो ही कथन इसमें सत्य है, ए और बी, अर्थात ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर है साथियों, यह जो है 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है। सीजी टीचर का जो 2023 का पेपर है और सीजी टेट में भी कई बार आ चुका है, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हैं, यह सीजी 2023 टीचर का, असिस्टेंट टीचर का नहीं बोल रहा हूँ, टीचर का प्रश्न में पूछा गया है साथियों। तो इसका उत्तर है, विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, यह कथन असत्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि विकास जो है उकसाने से या बढ़ावा देने से नहीं होता और बाकी कथन सत्य है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। यह सीटेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिवृद्धि की क्या सीमा है? ग्रोथ की क्या सीमा है? तो यह केवल किशोरावस्था तक होती है, तो यही इसकी लिमिटेशन है, सीमा है। ऑप्शन बी इसका आंसर। फ्रैंक के अनुसार वृद्धि का तात्पर्य है, तो फ्रैंक के अनुसार कोशिकाओं की संख्या व भार में वृद्धि। कोशिका से याद रखिएगा, वृद्धि की परिभाषा दिए हैं, तो कोशिकाओं की संख्या व भार में वृद्धि। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर व अंगों के भार व आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा सोरेनसन के द्वारा दिया गया है, अभिवृद्धि शब्द से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बालक की शब्दावली 200 से 1000 शब्द तक बढ़ जाना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह जो है साथियों मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, याद रखिएगा, क्योंकि बालक की शब्दावली 200 से 1000 शब्द का बढ़ जाना यह विकास के मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। याद रखिएगा, विकास के मात्रात्मक परिवर्तन को, और जो है इसका गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। तो यह 200 जो कि मापा जा सकता है, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक क्रमिक परिवर्तन से गुजरता है, किस विद्वान का कथन है? साथियों, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक क्रमिक परिवर्तन है बताया जाएगा, तो मैं ऊपर चर्चा भी किया हूँ। यह जो है मुख्य रूप से यह मुनरो के द्वारा दिया गया कथन है। ये देख सकते हैं,
विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, इसलिए इसका आंसर मुनरो होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हर्लॉक ने विकास को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो उसके अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, देखे भी हैं। नए चिन्हों का विकास, नए चिन्ह आ जाना, पुराने चिन्हों का लोप हो जाना, फिर तीसरा जो है शरीर के आकार में परिवर्तन, और चौथा जो है अनुपात में परिवर्तन। तो ये 4 जो है भागों में बांटा गया है हर्लॉक के अनुसार विकास के परिवर्तन को, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्लॉक के अनुसार किस परिवर्तन में दूध के दांत गिरना आता है? तो इसमें जो है पुराने चिन्हों का लोप हो जाना। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में दाढ़ी मूंछ का आना किस श्रेणी में आता है? तो यह जो है नए चिन्हों का विकास। नेक्स्ट देखते हैं, मानव में अंगों के अनुपात में सबसे पहले कौन सा अंग अधिक बड़ा होता है? तो आप सभी जानते हैं मानव के अंगों के अनुपात में सबसे पहले कौन सा अंग? सिर सबसे बड़ा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सिर का जो है अन्य अंगों की तुलना में बड़ी होती है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का प्रत्येक चरण किस पर आधारित होता है? तो इसका उत्तर है पिछले चरण पर। विकास का प्रत्येक चरण जो है पिछले चरण पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास किस प्रकार की प्रकृति रखता है? विकास जो है समग्र प्रकृति रखता है, हॉलिस्टिक। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिवृद्धि का आकलन किससे किया जाता है? तो अभिवृद्धि का आकलन जो है ऊंचाई, वजन, लंबाई से किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? वृद्धि गुणात्मक, बिल्कुल यह जो है गलत कथन है। विकास केवल शारीरिक होता है, यह भी कथन गलत है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, यह सही कथन है। विकास एक सीमित प्रक्रिया है, ये गलत कथन है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? केवल सकारात्मक, केवल नकारात्मक, सकारात्मक व नकारात्मक दोनों। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे का रट कर पढ़ना छोड़कर तार्किक सोच का प्रयोग करना किसका उदाहरण है? इसका उत्तर है मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। तो साथियों, बच्चे का रट कर पढ़ना छोड़कर तार्किक सोच का प्रयोग करना यह गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की गति कैसी होती है? तो विकास की गति जो है व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि एक संकीर्ण धारणा है, इसका अर्थ है केवल मानसिक को कवर करती है, केवल शारीरिक को कवर करती है, समग्र परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो वृद्धि एक संकीर्ण धारणा है, इसका अर्थ है, याद रखिएगा, केवल शारीरिक को कवर करती है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु की कोमल हड्डियों का कठोर होना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? साथियों, इसका उत्तर है पुराने चिन्हों का लोप होना। देखिएगा, 4 जो हम हर्लॉक के द्वारा दिया गया विकास के जो परिवर्तन को भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, उसमें जो है पुराने चिन्हों का लोप में जो है शिशु की कोमल हड्डियों का कठोर होना, अर्थात जो कई हड्डी जो है कम हो जाना जो है कठोर होकर, तो यह पुराने चिन्हों का लोप में बताया गया है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था में शरीर की लंबाई व मांसपेशियों का तेजी से बढ़ना किस श्रेणी में आता है? अनुपात में परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, मानसिक विकास, नए चिन्हों का विकास। तो इसका उत्तर है अनुपात में परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे का 2 तक का गिनती करना और फिर 100 तक का गिनना किस परिवर्तन का उदाहरण है? पहले बच्चों को 2 तक गिनती करना, फिर धीरे धीरे वो 100 तक की गिनती सीख जाना, यह धीरे धीरे कौन से परिवर्तन में आता है? तो यह मात्रात्मक परिवर्तन में। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिवृद्धि साधारण प्रक्रिया है, इसका क्या तात्पर्य है? इसमें केवल मानसिक पहलू आते हैं। यह सरल व सीमित परिवर्तन है। यह जटिल प्रक्रिया है, इसमें गुणात्मक पहलू आते हैं। सरल व सीमित परिवर्तन है। अभिवृद्धि आप सभी जानते हैं सरल व सीमित परिवर्तन है, एक निश्चित सीमा तक ही होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
विकास बहुआयामी है, इसका क्या अर्थ है? केवल शारीरिक पहलू, केवल मानसिक पहलू, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक सभी शामिल हैं? तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास का होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है, उपरोक्त कथन है। साथियों, अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना, विकास की यह परिभाषा में हम किसके बारे में ऊपर देखें? फ्रोबेल के द्वारा दिया गया परिभाषा। यह सीजी व्यापम सीजी टेट वर्ग 2 के लिए पूछा गया 2017 में जो है प्रश्न है। इसका उत्तर ऑप्शन डी है। इस प्रकार ये रही बाल विकास की अवधारणा और वृद्धि एवं विकास की अवधारणा से टॉप 30 MCQ एंड उसका फुल कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।